सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 18वें वीडियो की और इसमें बात कर रहे हैं नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये पार्ट फर्स्ट है। भारतीय संविधान के अंदर नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इस पार्ट में हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 41 तक के भाग की और अगले वीडियो में बाकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसकी सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी चर्चा करेंगे कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र जो होता है उसके जो जब नया एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है उसके मौलिक अधिकार और दूसरे होते हैं नीति निदेशक तत्व, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जिनके लिए एक राज्य स्वतंत्र होता है, मौलिक अधिकारों की, जनता के अधिकारों के लिए। और वो जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनके लिए भी, क्योंकि ताकि वो अपनी पॉलिसी खुद निर्धारित कर सके। तो ये जो व्यवस्था नीति निदेशक तत्व की गई थी सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान से में इसको लागू किया गया था। तो आयरलैंड का जो संविधान है, भारत ने भी आयरलैंड के संविधान से इनको प्राप्त किया। तो एक प्रश्न ये बन गया, कई बार पूछा गया है कि कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इन तत्वों का एक प्रमुख कार्य है जन कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो इनका जो उद्देश्य है वो है एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। तो ये हमने बात कर ली है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान का भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा और चेतना क्या कहलाते हैं? भाग 3 और 4 मिलकर। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 के अंदर है नीति निदेशक तत्व। कुल 22 भाग हैं भारतीय संविधान के अंदर, उनमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 3 और भाग 4। इन तत्वों के अंदर संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है कि जो संविधान का जो सामाजिक दर्शन है, सामाजिक न्याय जो होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर की गई कि किस तरह से जो सरकारें हैं वो किस तरह से वर्क करें। नीति निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना। कुल मिलाकर ये एक टॉर्च के समान है जो कि कार्यपालिका और विधायिका को ये बताते हैं कि उनके जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का प्रयोग उन्हें किस तरीके से करना है, किस रीति से करना है। वो नियम, कायदे, कानून बनाते समय, योजनाएं बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य की बात की जाए तो सामूहिक रूप से इनका उद्देश्य सामूहिक रूप से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना, क्योंकि देखिए राजनीतिक लोकतंत्र तो हमें मूल अधिकारों से प्राप्त हो गया, हमें राजनीतिक जो अधिकार थे वो मूल अधिकारों ने दे दिए, लेकिन उसके बाद आर्थिक और सामाजिक न्याय भी हमें चाहिए, वो अधिकार भी चाहिए। तो ये उसकी स्थापना करता है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37 में एक व्यवस्था की गई है, उसको मैं कोट करना चाहूँगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक अंतर है मूल अधिकारों के बीच में और नीति निदेशक तत्वों के बीच में। नीति निदेशक तत्वों के अंदर जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है उनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब हमें इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है। यह तत्व जो है वैधानिक ना होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। वैधानिक तत्व मतलब वो होते हैं जिनके बारे में आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सके, साहब ये मेरा वैधानिक अधिकार था और मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं है, ये मात्र क्या है, नैतिक अधिकार रखते हैं, सरकार के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी बनाते हैं। लेकिन अगर सरकार या व्यवस्था इनको नहीं मानती, इनको फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वे ना कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं, ना जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए सामान्य निर्देश हैं जो कुछ ऐसे कार्य करें जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। सिंपल सा कहने का मतलब है, इनका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ये एक रोशनी दिखाते हैं सरकारों को कि जनता की भलाई के लिए आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। यदि सरकार नहीं करती तो फिर उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।
ठीक है। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीतियां और विधायिका की विधियों से ही हो सकता है। विधायिका जो कानून बनाता है और कार्यपालिका जो नीतियां बनाती है वो उनके पालन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। इसके अंदर परिभाषा दी गई है। इस भाग में कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर ये कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अंदर है। भाग 3 में हमने देखा था, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, जब हमने पहला पार्ट पढ़ा था तो उसमें अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया था कि राज्य का अर्थ क्या होता है। राज्य का राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, विधायिका है, कार्यपालिका है, साथ में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, LIC है, इस तरह के गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब के सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी वही बात की गई है। अनुच्छेद 37 में जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध का मतलब इस भाग में जितनी भी बातें कही गई हैं वो किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर भी इनमें अधिकथित मतलब इसके अंदर जो कहे गए बातें हैं वो देश के शासन में मूलभूत हैं, मतलब उनको शासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य की ड्यूटी है कि वो कानून बनाते समय इस भाग के अंदर जो बातें की गई है उन चीज़ों का ध्यान रखे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये अनुच्छेदों को याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद क्या बात कहता है, क्योंकि पॉलिटी में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से अधिकतर प्रश्न यही आते हैं कि ये अनुच्छेद में क्या बात की गई है, अनुच्छेद उसमें क्या बात की गई है, इस भाग से। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 38 का पहला खंड कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब कुल मिला के राज्य जो व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाएगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का न्याय लोगों को मिल सके और जो लोगों का जीवन है वो इस तरह से कर सके कि वो राज्य के कल्याण के लिए काम कर सके और सरकारें इस तरह से काम करें कि वो लोक कल्याण की भावना बनी रहे। फिर उसका दूसरा पार्ट है 38 का ही, वो कहता है कि राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। लोक कल्याण की व्यवस्था, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास, ये लोक कल्याण की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो वो भी 38 में की गई है। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करने की बात किस अनुच्छेद में की गई, तो वो भी 38 में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे इसमें बात की गई है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब न केवल लोगों के बीच बल्कि लोगों के बहुत सारे समूह होते हैं जो विभिन्न व्यवसाय करते हैं, कोई कुछ और व्यवसाय कर रहा है, तो उन लोगों के बीच में भी जो प्रतिष्ठा है, अवसर है, सुविधाएं हैं, उन सब की जो असमानता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, किसी को बहुत कम अवसर मिल रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को बहुत कम सुविधाएं मिल रही हैं, तो इस प्रकार की असमानताओं को समाप्त करेगा और इस प्रकार की एक समानता की व्यवस्था करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमें मिल गई। अब अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 39 जो बात करता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य कुछ नीति तत्वों का अनुसरण करेगा। देखिए किन किन नीति तत्वों का अनुसरण करेगा कि राज्य अपनी नीति का स्पष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से क्या क्या चीज़ें हो सके। नंबर 1, यह का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह बात है कि अनुच्छेद 39 में क्या बात की गई, तो अनुच्छेद 39 में समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन की बात की गई है कि सभी लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त रूप से साधन मिल सके। तो ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 39 का में। फिर दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि उससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो भौतिक साधन है, तो भौतिक जो संसाधन है उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में वो सारे के सारे जो भौतिक संसाधन है उनका स्वामित्व चला जाए, उनका नियंत्रण चला जाए, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति खुद के भले के लिए उनका यूज़ करेगा। जबकि हमें क्या करना है, इस प्रकार से व्यवस्था बनानी है सरकार को, जो कानून बनाते समय कि जो सामूहिक साधन है वो एक ही व्यक्ति के पास ना जाकर उनसे सामूहिक हित
हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है। तो ये बात की गई है अनुच्छेद 39 के अंदर। ये दो स्पष्ट बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अनुच्छेद 39 में की गई है। फिर अनुच्छेद 39 में ही ग व्यवस्था करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन संबंधी साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेंद्रण ना हो। अहितकर संकेंद्रण क्या होता है? देखिए, अहितकर संकेंद्रण का मतलब ये होता है कि जो पैसा है, ठीक है, और उत्पादन के जो साधन हैं वो इस तरह से नहीं चले जाएं कि एक ही व्यक्ति के पास चले गए या एक ही समूह के लोगों के पास चले गए। उससे क्या होगा, वो समूह के लोग या वो व्यक्ति उस पैसे का इस तरह से यूज़ करेंगे कि उन लोगों को उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो और उससे जो साधारण जनता होगी उसके लिए वो हितकर नहीं होगा, क्योंकि वो जो अमीर व्यक्ति है वो और अमीर बनता चला जाएगा, गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाएगा। तो इस तरह से आर्थिक व्यवस्था राज्य बनाएगा कि जो धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास ना होकर सभी लोगों के पास वो हो, ताकि सभी लोगों का उससे भला हो सके। फिर स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था। देखिए, अनुच्छेद 39 के एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39 बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री पुरुषों के लिए हालांकि अभी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता था, लेकिन कुछ समय पहले तक ये व्यवस्था थी कि पुरुष स्त्रियां दोनों यदि एक ही काम कर रहे हैं तो पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा वेतन दिया जाता था, ज़्यादा पैसा दिया जाता था। तो अभी भी कुछ मामलों में ये बात है, तो इसके लिए भी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि एक जैसा काम अगर दो लोग कर रहे हैं तो उनको एक ही तरह की पैसा मिले। साथ में स्त्री पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, इसके अलावा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जिनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। मालूम पड़ा कि जो व्यक्तियों को आर्थिक आवश्यकता है, पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है और उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन रही कि जितना वो कर सकते हैं, जो उनकी मानसिक शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा। अब उनको मजबूरी में ऐसा रोजगार करना पड़ रहा है जो उनकी आयु के अनुकूल नहीं है, यानी कि जो उम्र उनके लोगों के लिए नहीं है, या जो उनके पास शक्ति है उस शक्ति के अनुकूल वो नहीं है, मन मार के ऐसा रोजगार करना पड़ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था करने का काम क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। यानी कि जो स्त्री पुरुष जो स्त्रियाँ होती हैं, बालक होते हैं, उनकी अवस्था का जो उनकी सुकुमार अवस्था होता है, कोमल जो होते हैं थोड़ी सी, उनका दुरुपयोग ना हो, इस तरह की चीज़ों की बात की गई है अनुच्छेद 39 में। फिर बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण और अनैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बालकों के लिए कि बालकों को जो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उन्हें मिले, स्वास्थ्य के विकास की सुविधा उन्हें प्राप्त हो, जो बालक हैं और जो छोटे व्यक्ति हैं उनका शोषण ना हो, ना आर्थिक रूप से ना नैतिक रूप से, तो वो सारी व्यवस्था राज्य करे। ये सारी बातें इसमें की गई हैं। तो अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 39 का की बात आ गई, ये अगला है इसमें अनुच्छेद 39 का। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। समान न्याय, देखिए, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। मतलब इस तरह से बात की गई कि सभी लोगों को जो न्याय व्यवस्था है वो समान रूप से मिल सके, और वह इस विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पर प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसे न्याय नहीं मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। इसलिए क्या करेगा कि उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। मतलब सरकार का ये काम होगा कि वो निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे, ताकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, अच्छे वकील नहीं कर सकते और भी कई कारण हैं, उसकी वजह से उन्हें वंचित रह जाए न्याय से। तो इसके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है अनुच्छेद 39 का में। वहीं अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। ग्राम पंचायतें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे राज्य में। जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या कई राज्यों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है, तो इसकी बात अनुच्छेद 40 के अंदर की गई। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। स्वायत्त शासन क्या होता है? ऐसा शासन जो खुद पर शासन कर सके, यानी उन्हें निर्णय लेने का खुद अधिकार हो। तो इसके लिए शासन ने क्या किया, ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की है। और
1993 में ये व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन इसके तहत किया गया और ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई। और अगले भाग में हम ग्राम पंचायतों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इस पूरी व्यवस्था अनुच्छेद 243 में की गई है ग्राम पंचायतों की। तो अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन की बात नीति निश्चित तत्वों में कही गई है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। कैसी कैसी दशाएं होंगी जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 कंडीशंस लगाई है कि आर्थिक सामर्थ्य मतलब राज्य के पास जितनी आर्थिक व्यवस्था होगी उसका आर्थिक सामर्थ्य होगा, और विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य अनहरे अभाव की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उत्पन्न करेगा। मतलब कि इस तरह से व्यवस्था करेगा कि लोगों को काम मिल सके, शिक्षा प्राप्त हो सके। उसके अलावा यदि बेकारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, निःशक्तता है, उसी प्रकार की कई आवश्यकताएं हैं जिसमें व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो ऐसी दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का उनको अधिकार होगा, इसकी व्यवस्था करेगा। जिस प्रकार से गरीब लोगों को 65 वर्ष के ऊपर सरकार कुछ 200-300 रुपये महीने की पेंशन देती है। 2-3-4 प्रकार की पेंशन व्यवस्था सरकार ने की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था स्टार्ट की है, और भी इस तरह की पेंशन की व्यवस्था सरकार ने की है। विधवा महिलाएं होती हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की है सरकार। कितने हैं निःशक्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी 200-300-500 रुपये तक की पेंशन व्यवस्था सरकार ने की है। तो इस तरह ये लोक सहायता होगी ताकि वो भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए व्यवस्था करने की बात कही गई है। ये जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमको इससे एप्रिसिएशन मिल सके। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।